धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। आपने इस देश में आगे आने वाले 100 वर्ष तक हिंदुस्तान में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में मौतों पर रोक लगाने वाले विधेयक को आज जो माननीय हमारे मंत्री गडकरी जी ने यहाँ प्रस्तुत किया है, जो ये सदन पास करेगा, वो गवाह बनेगा कि आज के दिन एक ऐसा मोटर व्हीकल एक्ट में अमेंडमेंट आया था जिसके कारण हिंदुस्तान में सड़क पर होने वाली मौतों पर रोक लगी थी। सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2016 पूरी तैयारी के साथ सदन में रखा है और मैं उस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदय, एनडीए की हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय गडकरी जी के कुशल संचालन, जब से हम गडकरी जी को जानते हैं, उन्होंने जहां पर काम किया है, जिस मंत्रालय में काम किया है, वो स्थान और वो मंत्रालय गवाह बनी है प्रगति की, तरक्की की और नवाचार की। मैं उनको बहुत बधाई देना चाहता हूं कि 3 अगस्त 2016 को हमारी कैबिनेट ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस बिल को मंजूरी दी और 9 अगस्त 2016 को माननीय मंत्री जी ने, गडकरी साहब ने, हमारा लोकसभा में मोटर वाहन संशोधन विधेयक इस सदन के समक्ष रखा कि इसे पास किया जाए। जैसा इंट्रोडक्शन के समय माननीय मंत्री जी ने कहा कि इसमें हर दिन होने वाला विलंब इस देश में मौतों का कारण बन रहा है, इसलिए जितने जल्दी इस बिल को हम पास करके राज्यसभा से माननीय राष्ट्रपति जी के पास भेजेंगे, शायद इस देश में दुर्घटनाओं पर रोक लगाने का, विराम लगाने का भी हम परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से काम करेंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं इस बिल के ऊपर चर्चा करते हुए माननीय गडकरी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इस देश में प्रधानमंत्री सड़क योजना का जो कॉन्सेप्ट आया है, ये महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री सड़क योजना को आधार बनाकर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय वाजपेयी जी के समय इस देश में लागू हुआ। आज हिंदुस्तान में अगर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना नहीं होती, आज भी हमारा गांव धूल में और कच्ची सड़कों में चल रहा होता है। हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं तत्कालीन प्रधानमंत्री जी माननीय वाजपेयी जी का, गडकरी जी का, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट इस देश में लागू किया था। और जब से आप सड़क परिवहन मंत्री बने, तब से लगातार आपके नेतृत्व में नई नई चीजें इस देश के सामने आपने रखी। अब ये 1988 का कानून, मंत्री जी ने जैसा स्वयं कहा, 30 बरस में जनसंख्या की स्थिति कैसी हो गई। पहले सड़कें खराब थी, अब सड़कें बहुत अच्छी हुई हैं। सड़कों के अच्छे होने के कारण वाहन की गति बढ़ी, वाहन की गति बढ़ने के कारण दुर्घटनाओं की संख्या भी बढ़ी है। इस एक्ट के अंदर, इस कानून के अंदर आज से 20 बरस पहले संशोधन की आवश्यकता थी, लेकिन बड़े संशोधन बड़ी सोच का व्यक्ति कर सकता है। हम माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं, उन्होंने हिम्मत दिखाई और ऐसे परिवर्तन जिसमें आम आदमी प्रभावित होगा, ड्राइवर प्रभावित होगा, कंडक्टर प्रभावित होगा, हेल्थ फैसिलिटीज प्रभावित होंगी, मोटर बनाने वाला मालिक प्रभावित होगा और जो पैसेंजर गाड़ियों के अंदर बैठते हैं वो प्रभावित होंगे। एक ऐसा कानून, ऐसा संशोधन इस देश में लेकर आए हैं जो अमूल चूल मदद करने वाला इस देश में साबित होगा। हमारी सरकार है जिसने इस देश में 1200 कानून खत्म किए जिनका कोई उपयोग नहीं था। ये वो सरकार है जो लगातार कानूनों में संशोधन करके वर्तमान व्यवस्था में बेहतर कैसे हो सकता है, इस पर काम कर रही। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने जो भारत ब्राजीलिया घोषणा पर जो हस्ताक्षर किए हमारी भारत सरकार ने, उसमें यह तय हुआ था कि 2020 तक हम सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने का काम करेंगे। यह माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में उस घोषणा के ऊपर क्रियान्वयन का पहला प्रयास है कि हम 2020 के पहले सड़क दुर्घटनाओं में 50% तक हम कमी लाएंगे, क्योंकि दुर्घटनाएं आज कम नहीं हो रही। हिंदुस्तान में 5 लाख सड़क दुर्घटना हर साल होती।
5 लाख सड़क दुर्घटनाओं में 1,50,000 लोगों की मौत होती। आप कल्पना करिए, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की सड़कों को मौतों की सड़कों के रूप में जाना जाता है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, माननीय गडकरी साहब ने जो ये बड़े चिंतन के बाद, सर्वानुमति के बाद में एक कड़ा कानून इस देश की सड़कों पर वाहनों के नियंत्रण और ड्राइवर्स के ऊपर नियंत्रण के लिए जो कानून लाए हैं, मैं उनका बहुत आभार और उनको साधुवाद देना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, आप कल्पना करिए, माननीय मंत्री जी ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है, सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आपने कहा है। उन्होंने खुद रोड सेफ्टी के ऊपर कितने कॉन्फ्रेंसेस किए, कितने तरह की उन्होंने डॉक्यूमेंट्रीज बनाकर लोगों के सामने रखी। इसके बाद भी 2014 में जो 1,37,000 मौतें हुई, लगातार प्रयास के बाद भी वो मौतें घट नहीं रही। 2015 में 1,46,000 मौत हुई और 2016-17 में क्या स्थिति होगी ईश्वर जानता है। इसलिए इस बड़े संशोधन की, बड़े एक्ट परिवर्तन की हमारे देश को आवश्यकता थी, जिस पर हमारी सरकार ने काम किया है। अब मैं आपसे, आपके माध्यम से विनती करना चाहता हूं। वेणुगोपाल जी चले गए, उन्होंने बहुत विस्तार से चीजों को रखा और इस बिल का समर्थन भी किया है। और मुझे लगता है ऐसा बिल है जिसमें बहुत ज्यादा मीन मेख निकालने की आवश्यकता नहीं है और जरूरत भी महसूस नहीं होती। आम सहमति से सदन में होने वाले जो संशोधन है या जो बिल यहां पास होंगे, उनमें सबसे बड़ा बिल, इसे हमारा मोटर व्हीकल एक्ट संशोधन विधेयक जो है, अधिनियम है, इसमें संशोधन में वो जाना जाएगा। वर्तमान में मोटर व्हीकल एक्ट हमारा जो 223 धाराएं लेकर चल रहा है, आप सोचिए 223 धाराओं में 68 में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी। लगभग 25 से 30% नियमों को बदलने की आवश्यकता है, जब जाकर कहीं इस देश में हमारी जो गाड़ियां हैं, जो पैसेंजर्स हैं, जो लोग हैं, वो निर्बाध गति से चलेंगे और दुर्घटनाओं में कमी आएगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो इस विधेयक में किया गया, 1988 का सीधा एक अध्याय हटाने का काम किया है। सीधा एक 10वां अध्याय अलग करके 11वें अध्याय में नए प्रावधानों के साथ उसमें बदलाव किया गया है, जिसमें लाइसेंस, परमिट जारी करना, फॉर्म आवेदन भरना, पता बदलना, धन की प्राप्ति, जैसे आपका कहीं अगर पनिशमेंट होता है वो पैसा कैसे जमा होगा, ये सारा कंप्यूटराइज जो सिस्टम किया है आपने, और राज्य सरकारों पर न छोड़कर इनिशिएट किया है भारत की सरकार ने कि इस व्यवस्था को हम अपने नियंत्रण में रखेंगे। पूरे देश को एक यूनिट मानकर, पूरे हिंदुस्तान की सड़कों को एक यूनिट मानकर यहां से भी हम उसका संचालन करेंगे। ये एक बड़ा परिवर्तन, एक हिम्मत का काम हमारी माननीय मंत्री गडकरी साहब ने किया है। मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जैसा भी मंत्री जी ने कहा कि राष्ट्रीय परिवहन नीति, नेशनल ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी हम लेकर आ रहे हैं। पूरे राज्यों को उन्होंने आमंत्रित किया, क्योंकि कई सरकारें अब है नहीं है, वो सरकारें चली गई। मुझे लगता है सरकारों के जाने के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। अभी वेणुगोपाल जी गोवा की बात कर रहे थे। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि नई पॉलिसी के लिए जो एक मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व में राजस्थान के परिवहन मंत्री के लीडरशिप में, अध्यक्षता में कमेटी जो बनाई थी, सभापति महोदय, उसकी जो बैठकें हुई, आपको आश्चर्य होगा, सर्वाधिक दुर्घटनाएं होने वाले जो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, किसी भी बैठक में परिवहन मंत्री नहीं आए। 3 बैठकों का हमारे राज्यसभा में प्रश्न लगा था रीता बत्रा बनर्जी द्वारा, 21/11 को माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है, 21/11/2016 में, कि वो होने वाली उन बैठकों में राज्य के परिवहन मंत्री ही नहीं आए, और लोग कहते हैं कि हमारे संशोधनों पे हमारे आग्रह विचार नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश से एक भी बैठक में नहीं आए। पश्चिम बंगाल जैसा बड़ा राज्य, कोलकाता जैसा बड़ा शहर जहां दुर्घटनाएं बड़ी संख्या में होती हैं, वहां से कोई हमारा परिवहन मंत्री नहीं आया। तमिलनाडु जैसे बड़े राज्य से कोई परिवहन मंत्री ने पार्टिसिपेट नहीं किया उन बैठकों में। इसके बाद हम उम्मीद करें अब राज्यों के ऊपर अगर कोई चीज को छोड़ा जाए, ये राष्ट्रीय विषय जो है सड़कों का, तो कैसे काम चलेगा। इसमें कम से कम राज्यों को अपनी सहभागिता सुनिश्चित करके उनके राज्यों में क्या परिस्थितियां, क्योंकि सड़कों की दुर्घटनाओं की परिस्थितियां अलग होती हैं। पंजाब में अलग तरह की परिस्थितियां हैं, बंगाल में अलग तरह की परिस्थितियां हैं, मध्य प्रदेश में वाहन 100 की गति से चलकर भी सुरक्षित चल सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं चल सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का बहुत दबाव, हाईवेज के ऊपर प्रेशर है बहुत पॉपुलेशन का, वहां वो गति काम नहीं कर सकती। इसमें भी राज्यवार वहां की परिस्थितियां रहती हैं कि सड़क के क्या नियम हो, सड़क पर चलने की क्या परिस्थितियां हो। मैं
माननीय सभापति महोदय, इस बिल में जो प्रावधान किए गए, पहले जो छोटी छोटी चीजें होती थी, कहीं 200 रुपए का जुर्माना लगना है, कहीं 500 रुपए का जुर्माना लगना है, वो जुर्माना इतना असरकारक नहीं होता था। हिट एंड रन मामले में आपने दुर्घटना कर दी, चले गए, 25,000 रुपए लगते थे, अब 2 लाख रुपए लगेंगे। जेब पर भार पड़ेगा तो लोग चिंता करेंगे कि हमको दुर्घटना करके भागना नहीं है, दुर्घटना करके भागना नहीं है, चिंता करेगा आदमी। वेणुगोपाल जी की बात से मैं सहमत हूं। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10,000 का प्रावधान किया गया है। सही मानों में इस देश में जो दुर्घटनाएं होती हैं उसमें 60 से 65% दुर्घटना शराब पीकर वाहन चलाने के कारण होती है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि 10,000 जुर्माना तो ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं कानून को और कड़ा करने की आवश्यकता है, जिससे व्यक्ति शराब पीकर ड्राइविंग सीट पर बैठने की बजाय अपने घर में बैठे तो ज्यादा उचित हो। माननीय सभापति महोदय, किशोरों के अपराधों के मामले में इस बिल में एक बड़ा परिवर्तन किया गया। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है उसके तहत मुकदमा चलाने का प्रावधान। बच्चे गाड़ी चलाने लगते, चले जाते, दुर्घटना होती है, छोटा मोटा मामला बनता था, लोग अपराध करते थे। मोटर व्हीकल एक्ट को लोगों ने अपराध के रूप में इस्तेमाल किया इस देश में, लेकिन अब उन चीजों पर रोक लगेगी। अगर बच्चा दुर्घटना करके भाग जाता है, बच्चे से दुर्घटना हो जाती है, तो उस पर तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मामला चलेगा ही, साथ ही उसके जो पालक हैं, गाड़ी का जो मालिक है, उसके ऊपर भी मुकदमा चलेगा और उसे भी जेल जाने का प्रावधान है, और उसका लाइसेंस, मोटर वाहन का पंजीकरण भी रद्द होगा और उसके मालिक का लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज, इस देश में जो जागरूक लोग हैं, राजनेता हो, पत्रकार हो, कर्मचारी अधिकारी हो, पढ़े लिखे काबिल लोग, उनको अगर कोई ना समझ, अपढ़, कम शिक्षा वाला व्यक्ति कोई गलती करता है और कोई समझदार व्यक्ति गलती करता है, स्वाभाविक रूप से समझदार व्यक्ति जानते बूझते अगर गलती कर रहा है, उसका दंड का भागीदार भी उसे ज्यादा का बनना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आम आदमी जो नियम तोड़ेगा उस पर जो जुर्माना लगेगा, पढ़ा लिखा आदमी, खासकर सरकारी कर्मचारी या दूसरे जिम्मेदार लोग, अगर वो नियम तोड़ेंगे तो उनसे दुगना जुर्माना वसूल किया जाएगा। ये एक बड़ा क्रांतिकारी निर्णय है और इस निर्णय को बड़ी हिम्मत के साथ लोग ही यहां रखा जा सकता है, जो माननीय मंत्री जी ने किया है। आपातकालीन वाहनों, एम्बुलेंस आदि को रास्ता उनको फ्री छोड़ना चाहिए। अभी हम देखते हैं कि पीछे एम्बुलेंस के सायरन बजते हैं, लेकिन कोई आदमी गाड़ी को बगल में नहीं करता, किनारे नहीं करता, उस पर भी आपने 10,000 रुपए का प्रावधान किया है। मैं इस बात से पूरा समर्थन व्यक्त करता हूं। दूसरा, एक और आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस बिल में कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी तय होना चाहिए कि हिंदुस्तान में पुलिस है जो कानून के पालन का एक बड़ा आधार बनती है। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हम अभी ऑटोमेटिक सिस्टम भी चालू कर रहे हैं, कैमरे आदि लगाएंगे, जीपीएस सिस्टम होगा, सेंट्रलाइज उसको हम मॉनिटर करेंगे। लेकिन जब पुलिस खुद खड़ी होकर जहां कानून का पालन कराती, मैं एक वाकया आपको बताना चाहता हूं कि एक जगह मोटरसाइकिल, बाइक के ऊपर हेलमेट की जांच चल रही, हम लोग जा रहे, रास्ते में जाम लगा, मैंने कहा भाई क्या हो गया? बोले साहब पुलिस यहां मोटरसाइकिल हेलमेट नहीं चला रहे, उनका चालान कर रही। मैंने बहुत बढ़िया बात। वहां से निकला तो मैंने देखा बाइक पे ही वो पुलिस वाले आए हुए थे, वहां बाइक खाली खड़ी थी, मुझे हेलमेट उन बाइक पे दिखे नहीं। मैंने कहा सिपाही साहब आपके हेलमेट नहीं दिख रहे, कहां है? वो जब उतर के पूछा तो वो जो चालान करने के लिए पुलिस आई थी उसके खुद के पास ही हेलमेट नहीं थे। तो कम से कम पुलिस 100% इस देश में, क्योंकि हम आज राजनीति में अगर शुचिता नैतिकता की बात करते हैं तो सबसे पहले हमको नैतिक मूल्यों पर खरा उतरना पड़ेगा, तब हम दूसरों को उदाहरण पेश करेंगे। तो पुलिस स्वयं हेलमेट लगा के चले इस देश में, जहां पुलिस हेलमेट लगाए बिना मिले कम से कम तत्काल प्रभाव से वो निलंबित हो, ऐसा इसमें एक प्रावधान होना चाहिए। आपके माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, चीजें तो इतनी व्यापक इसमें लगाई गई हैं, जैसे नेशनल हाईवे, चूंकि माननीय मंत्री जी के सीधे नियंत्रण में NHAI और नेशनल हाईवेज आते हैं। आप देखिए कि हिंदुस्तान में जो 1.5 लाख मौतें हर साल होती हैं, 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, उसमें 40-45% सड़क दुर्घटनाएं नेशनल हाईवे पर होती हैं। और हमारा नेशनल हाईवे का सड़कों में हिस्सा है केवल 2% का। 2% सड़कों पर 45% दुर्घटनाएं होती हैं। इसलिए सबसे ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है कि नेशनल हाईवे के ऊपर कैसे काम ठीक हो। नेशनल हाईवे पर ड्राइवर्स का
आचरण कैसा हो, उनके काम करने की घंटों की अवधि क्या हो, ड्राइवर को जो सपोर्टिंग जो सिस्टम उनको नई चीजों के हिसाब से आज की तारीख में जो एक हमारी नीतियां हैं, हमारे कानून हैं, हमारे जो सड़क का आपका एक्ट है, उसमें कैसे ड्राइवर्स को हम और अपडेट करेंगे, इसमें भी मुझे लगता है सरकार को काम करने की आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। एक बड़ा काम इस देश में होता था, हम भी कई बार निकले होंगे, कहीं अगर दुर्घटना हो जाती है आदमी सीधा चला जाता है, वो सोचता है रुकेंगे, पुलिस आएगी, पंचनामा बनेगा, आपके हस्ताक्षर होंगे, कल को पेशी होगी, आपको बुलाया जाएगा, दूसरे राज्य का विषय, दूसरे जिले का विषय है, अनावश्यक हम झंझट में पड़ेंगे। इसमें जो गुड समैरिटन का एक प्रावधान यहां किया गया है कि एक ऐसा व्यक्ति जो सड़क चलते किसी की दुर्घटना के समय मदद करता है, उसके लिए इस बिल में जो प्रावधान किया गया है कि विधेयक के अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों को जो वहां पीड़ित की मदद कर रहा है, जो चिकित्सा अधिकारियों में मदद कर रहा है, अस्पताल भेजने में मदद कर रहा है, किसी भी आपराधिक अथवा दीवानी कार्रवाई से मुक्त रखने का प्रावधान किया गया। मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मंत्री जी का। कम से कम लोग आगे निकल कर आएंगे, पीड़ित की मदद करेंगे, और पीड़ित की अगर समय पर मदद हो गई, मुझे लगता है 50% मौत अपने आप कम हो जाएंगी। लोग सड़क के किनारे पड़े रहते, कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि अगर ध्यान देंगे तो कानून उनको कहीं ना कहीं लपेटने का काम करेगा। ये बड़ा निर्णय आपने किया है, मैं इसका आपको बहुत आभार व्यक्त करता हूं। दूसरा एक बड़ा परिवर्तन आपने जो किया है, जो गोल्डन आवर के रूप में आपने एक नया कॉन्सेप्ट यहां लेकर आए, कैशलेस मदद करना। कोई व्यक्ति दुर्घटना में कहीं गिर जाता है, पैर टूट गया, बेहोश हो गया, उसके पास पैसे नहीं, अब लोग क्या करें? आपने एक सिस्टम डेवलप करने की बात करी है कि हिंदुस्तान में कैशलेस हम उसको तुरंत उपचार दुर्घटना के समय देने की व्यवस्था करेंगे, और भारत की सरकार इस पर एक योजना बनाकर, एक स्कीम बनाकर काम करने जा रही। मैं आपका बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि एक बड़ा काम एक है। वो पीड़ित व्यक्ति जिसके पास पैसा नहीं है, वो पैसे के कारण मौत को वरण करे, इससे बेहतर हमारी सरकार, हमारी संवेदनशील सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसकी उपचार करने का काम करेगी। ये इस देश में पहली बार हो रहा है। मैं आपके सभापति महोदय, आपके माध्यम से बहुत माननीय मंत्री जी का मैं आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। दूसरा, ऐसे वाहन जिनके कारण पर्यावरण, ड्राइवर की सुविधा, सड़क पर प्रयोग करने से होने वाले नुकसान, इसको रिकॉल करने की, वाहन को वापस लेने का जो प्रावधान इसमें किया गया है, मैं बहुत मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उसमें कम से कम जो खराब वाहन सड़क के ऊपर आ जाते थे, उनसे भी हमारी रोडों को, सड़कों को मुक्ति मिलेगी। सबसे बड़ी बात, उद्योगपतियों को छेड़ने का कोई काम नहीं करता। ये ऐसा मधुमक्खी का छत्ता है जिस पर कोई हाथ नहीं डालता, क्योंकि व्यवस्था को प्रभावित करने का ये काम करते हैं। माननीय मंत्री जी ने इस बिल के माध्यम से जो प्रावधान किया है, मोटर वाहन मैन्युफैक्चरर द्वारा अगर निर्माण में रखरखाव के मापदंडों में कहीं कंप्रोमाइज होता है, उसके अनुपालन में कहीं कमी रहती है, तो जो हमारा मैन्युफैक्चरर है उस पर 100 करोड़ रुपया और 1 वर्ष का कारावास। ये बड़ी बात है। हिंदुस्तान में वाहन बनाने वाली या दुनिया के दूसरे देशों में वाहन बनाने वाली इतनी मल्टीनेशनल जो हैं, वो अगर कहीं गलती करते हैं तो उनको भी इस सिस्टम में, उनके ऊपर भी दंडित करने की बात कही गई है। मुझे लगता है ये बहुत हिम्मत भरा कदम है और लोगों के हितकारी कदम है। माननीय सभापति महोदय, एक सबसे बड़ी चीज जो माननीय मंत्री जी ने की, कानून बनाना अपनी जगह है, कानून का पालन कराना दूसरा काम है, लेकिन दुर्घटनाएं ना हो, दुर्घटनाएं कैसे रोकें, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सरकार क्या कर सकती है, इस पर भी माननीय मंत्री जी ने बहुत चिंता की। प्रधानमंत्री सड़क सुरक्षा के तहत एक 900 करोड़ रुपए की निधि सरकार द्वारा जारी की गई। इसके अलावा 11,000 करोड़ रुपए, बड़ी राशि, इस पर इसकी एक योजना बनाई गई, जिसके तहत हिंदुस्तान में, जैसा भी मंत्री जी ने कहा था कि जो एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, जहां दुर्घटना संभावित क्षेत्र है, उनको सांसद पहचान कर यहां भेजने का काम करें, चिन्हित कराने का काम करें। अभी जो 726 से ज्यादा ऐसे क्षेत्र जहां आमतौर पर दुर्घटना होती, उन क्षेत्रों को पहचान करके उन पर लगभग 1000 करोड़ की राशि से उन एक्सीडेंट जोन, जो हमारे दुर्घटना संभावित स्थल हैं, उनको ठीक करने का काम भी हमारी सरकार करेगी। मैं माननीय मंत्री जी का बहुत उनको साधुवाद और उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं।
मैं एक आपके माध्यम से एक और आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे जो दुनिया के दूसरे देशों में हम देखते हैं, चाहे ट्रक हो बसेस हो, ड्राइवर को भी उसको एक फ्रेंडली कंडीशंस मिलना चाहिए। एयर कंडीशन बस है, ड्राइवर जहां बैठा है वहां पर उसे गर्म वातावरण है, वहां एसी नहीं लगा। ट्रक में जो ट्रक चलाने से आय हो रही है वो मालिक के पास जाती है, लेकिन ड्राइवर की सीट, उसकी केबिन की क्या परिस्थितियां है, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि हमारी बसेस हैं, ट्रक्स हैं, उनमें भी ड्राइवर की केबिन जो ऐसी हो, कम से कम वो कंफर्ट लेवल उसका अच्छा हो, उसको परिस्थितियां ऐसी मिले कि बारिश में, ठंड में, गर्मियों में, कि वो अनुकूल परिस्थितियों के साथ वाहन को चला सके। इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर संभव हो तो कहीं ना कहीं बिल में इसको जगह मिलेगी, ऐसा आपके माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहता हूं। ड्राइविंग प्रशिक्षण, हमारी सरकार ने जो स्किल, 2-3 मिनट में खत्म कर रहा हूं, हमारी सरकार ने जो स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के माध्यम से ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस जो बनाए हैं, एनएसडीसी के माध्यम से जो काम चल रहा है, माननीय राजीव प्रताप रूडी जी, इस देश में ड्राइवरों की कमी ना हो, इस देश में ट्रेन ड्राइवर मिले, लाखों की संख्या में उपलब्ध हो, जिसकी कमी इस देश में है, उस पर काम कर रहे हैं। तो ड्राइवर अगर प्रशिक्षण लेकर आएगा, उसके पास सर्टिफिकेट होगा, कमर्शियल ड्राइवर की हैवी लाइसेंस के साथ उसको अगर सर्टिफिकेशन के साथ हम नौकरी करने जाएगा, तो मुझे लगता है कि शायद ज्यादा बेहतर अपनी तरफ से परफॉर्म कर पाएगा। एक बड़ी मजेदार चीज इस बिल के माध्यम से आई है, 194C में दोपहिया की ओवरलोडिंग, ट्रक की ओवरलोडिंग समझ में आती है, बस की ओवरलोडिंग समझ में आती है, 4 पहिया वाहन की ओवरलोडिंग समझ में आती है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। वो मुझे लगता है ये आते जाते कभी मंत्री जी के संज्ञान में आया होगा, इसलिए ये विषय इसमें जुड़ा है। 194C में दोपहिया वाहन, हम देखते हैं कोई दोपहिया पे 2 व्यक्ति नहीं चलते, 3 से कम नहीं चलते, और मैं तो अपने यहां देखता हूं कि 4 पूरा परिवार चलता, पूरा कुनवा से आगे टंकी से लेकर पीछे तक जितने बन सकते हैं बैठ जाते हैं। दिल्ली में हम देखते हैं व्यक्ति चला रहा है, वो पीछे इतना सामान रख के जाता है सप्लाई करने मोहल्लों में कि वो दोपहिया भी ओवरलोड होने लगे इस देश में। इस पर भी कानून बनाना पड़ रहा है, ये बात सराहनीय कदम है। और एक इस पर भी हमारे माननीय मंत्री जी को मैं बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। माननीय सभापति महोदय, 1 मिनट, कुछ सुझाव मेरे हैं जो रेलवे क्रॉसिंग नेशनल हाईवेज के ऊपर हैं। ओवरब्रिज तैयार हो रहे हैं, लेकिन अभी जो नेशनल हाईवे पर रेलवे क्रॉसिंग है उनमें कम से कम 500 मीटर से हमको 2 लेन करना चाहिए। बीच में अगर बैरिकेटिंग होगी तो सारे वाहन एक तरफ लग जाते हैं, उसमें रोक लगने से कम होगी और आसानी से वाहन अपनी अपनी साइड में खड़े होंगे। दूसरी, दुनिया के हर देश में नेशनल हाईवेज के ऊपर अंडरपास हैं या ओवर फ्लाईओवर के साथ रोड क्रॉस करते हैं लोग। हमारे यहाँ क्या है, सड़क पर जाते हैं, हम देखें वो फिर सड़क के ऊपर शामिल हो या क्रॉस करें। अगर व्यक्ति नहीं देख रहा, लापरवाही कर रहा, दुर्घटना की हमेशा आशंका रहती है। इसलिए मेरा अनुरोध है, जहां नेशनल हाईवे में लोकल सड़कें, जो स्थानीय सड़कें जो क्रॉस हो रही हैं, वहां या तो अंडर ब्रिज बने या ओवर ब्रिज बने, इससे दुर्घटनाओं में काफी कमी आएगी। दूसरा मेरा आपके माध्यम से कि जो नेशनल हाईवे पर सड़कें जुड़ रही, अभी सीधी सड़क जुड़ जाती है, वहां पर साइड से, क्योंकि कई बार जो डीपीआर तैयार होती है, डीपीआर तैयार करते समय अगर ठेकेदार से गलती हो गई तो वो वहां पर उन सड़कों को जोड़ने के लिए कोई अलग से जगह तैयार नहीं करता और वहां लगातार दुर्घटनाएं हो रही। तो ऐसे स्थान देश भर में दिखवा के, चेक करा के कि कहां इस तरह के हैं जहां सड़कें जुड़ती हैं लेकिन वहां पास नहीं बनाए गए, उनको जोड़ने का काम हमारी सरकार करेगी, यह भी आपके माध्यम से। दूसरा, नेशनल हाईवेज के ऊपर शराब के ठेकों पर पाबंदी लगी, ये बड़ा निर्णय है। और हाईवेज के ऊपर जब शराब दुकान ही नहीं रहेगी तो 50% लोग शराब खरीदने का काम नहीं करेंगे। लेकिन कई जगह अभी हम देखते हैं कि पोर्टेबल शॉप हो गई, ऑटो रिक्शा में शॉप बनाई और खड़ी है। तो इस तरह की पोर्टेबल शॉप अगर कहीं शराब की सड़क के ऊपर मिलती है तो उसको भी कानून के दायरे पर लाकर काम करने का काम करेंगे, ये मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं। दूसरा, माननीय सभापति महोदय, ऑनलाइन सिस्टम को बढ़ावा मिलना चाहिए इससे, क्योंकि हिंदुस्तान में परिवहन के अंदर आरटीओ वगैरह भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा होता है, दलालों पर नियंत्रण लगेगा। इसलिए ऑनलाइन सिस्टम को जितना हम अपडेट करेंगे, जितना हम उसको सख्त करेंगे, मुझे लगता है कि इस व्यवस्था में काम करने वाले लोगों को लाइसेंस बनवाने में, रजिस्ट्री कराने में सुविधा मिलेगी। मैं आपके माध्यम से पुनः सभापति महोदय, माननीय हमारे सड़क परिवहन मंत्री गडकरी साहब का
इस देश की सरकार और हमारे नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि एक बड़ा बिल इस संसद के माध्यम से लोगों की जान माल की रक्षा के लिए इस देश में आया है। मैं उसका समर्थन करता हूं और आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।